नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रसायन विज्ञान में नया चैप्टर लेकर आए हैं, अध्याय फर्स्ट। जो अध्याय फर्स्ट है वह है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इसका अंक भार दे रखा है वह अंक भार है 3 नंबर का। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और कुल 3 नंबर के होते हैं। और क्वेश्चन कितने होते हैं? 2 क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो पदार्थ की बात करते हैं। मूलतः जो पदार्थ है, यानी पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं कि जो वस्तु स्थान घेरती है, स्थान घेरने की जहाँ पे बात आती है उसको हम किसकी संख्या देते हैं? पदार्थ की संख्या देते हैं। और मुख्यतः जो पदार्थ है उसके 3 रूप आए गए हैं। उन 3 रूपों में सबसे पहला होता है वह होता है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड द्रव, और तीसरा होता है गैस। 3 चीजें हैं। इसमें एक अवस्था और भी मानी जाती है जिसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं हैं। यदि हम इन तीनों अवस्थाओं की बात करें कि भाई ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है, तो ठोस, द्रव और गैस में सबसे पहले यही कहते हैं कि जितने भी छोटे छोटे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, उनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वह प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। एक शब्द आपको याद रखना है, अवयवी कण। क्या नाम याद रखना है? अवयवी कण। जहां पे अवयवी कण आए तो इसका मतलब वह परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। इन तीनों में से किसी को भी लिया जाए उसको किसकी संख्या देंगे हम? अवयवी कण की। तो जितने भी अवयवी कण हैं यानी परमाणु, अणु या आयन है, इन सब के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा बल पाया जाता है? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण जैसे ये कोई 2 परमाणु है और ये परस्पर बहुत ही ज्यादा प्रबल बंध के रूप में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो प्रबल बंध के रूप में जुड़े हुए हैं, तो यदि ये प्रबल बंध के रूप में जुड़े रहेंगे तो इनका आकार निश्चित होगा और इनका आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। तो हम ये कहते हैं कि इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा बल पाया जाता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। और प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण इनका आकार साइज होता है। वैसे हम कह सकते हैं इसकी आकृति, शेप, आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। और आकृति निश्चित होती है तो इनका आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। आकृति और आयतन क्या होता है? इनका निश्चित होता है। जिनका आकृति, आयतन निश्चित है और जिनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। द्रव की बात करते हैं। द्रव में जो प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, इसकी तुलना में आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। और कमजोर होने के कारण हम उसको कह सकते हैं कि उनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा बल पाया जाता है? दुर्बल आकर्षण बल। और दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार, इन आकृति है वह आकृति कैसी है? अनिश्चित है। आकृति होती है इनकी अनिश्चित। और इनका आयतन होता है वह होता है निश्चित। अब देखो आकार या इसको क्या आकृति, वह अनिश्चित कैसे होती है और इसकी निश्चित कैसे होती है, उन दोनों के बारे में बात करें। यदि हम निश्चित की बात करें, आपने चीनी का टुकड़ा लिया या मिश्री का टुकड़ा लिया या नमक का टुकड़ा लिया, उसका किसी न किसी रूप में कोई एक आकार है। चाहे आप उसको किसी भी स्थान पर रख दो, किसी भी पात्र में रख दो, उसका जो आकार होगा वह कैसा होगा? निश्चित होगा। लेकिन जो आपके पास में और आकार निश्चित होगा, तो जैसे आपने कहा कि आपके पास में कोई चीनी का टुकड़ा, उसका 100 ग्राम वजन है, 10 ग्राम वजन है, 50 किलो वजन है, तो वह आकार निश्चित है कि नहीं है? तो उसका आकार और आयतन दोनों चीज निश्चित होती। जबकि द्रव अवस्था में क्या होता है कि दुर्बल बंध पाया जाता है। दुर्बल बंध किस लिए पाया जाता है? उसके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण उनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि आपने एक
गिलास ली और इस गिलास के अंदर आपने 100 ml दूध भर दिया। अब दूध भरने के बाद में इसी दूध को आपने किसी कटोरी के अंदर डाल दिया और कटोरी के अंदर डालने का इस जो 100 ml दूध था उसका आकार गिलास में था, वह आकार कटोरी के अंदर आने से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो उसका आकार निश्चित नहीं रहा ना, तो इसीलिए उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि उन अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि उनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब भार 100 ml था और यहाँ पे भी कितना है, 100 ml। ये आयतन तो समान है लेकिन उनका आकार क्या है, वह क्या है, अनिश्चित है। और जो गैसें होती हैं इनका आकार वह आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको किसी भी प्रकार से नहीं कहता इसमें, क्योंकि आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। ये चीजें हमें, 3 चीजें हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि आकार और आयतन के बारे में देखना है, ठोस क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं और गैसें क्या होती है। इन 3 चीजों को हमें अच्छी तरह से देखना है कि ठोस, द्रव और गैस। अब सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस की हम बात कर रहे थे, ये तो एक सामान्य जानकारी थी। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं ठोस अवस्था से कि ठोस अवस्था क्या है। अब देखो, ठोस अवस्था की हम बात करेंगे, सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं और सॉलिड स्टेट क्या है। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं कि किस प्रकार से सॉलिड स्टेट को जाना जाता है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। किसकी बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की। SOLID, सॉलिड के सॉलिड स्टेट कि सॉलिड स्टेट क्या है या सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, कि वह पदार्थ जिनका आकार, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो आकार हो एक तो, दूसरा हो आयतन, कि वह पदार्थ जिनका आकार, आयतन निश्चित हो, घनत्व उच्च हो, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता हो और संपीड्यता नहीं पाई जाती हो। कि वह पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो, जिनका आयतन निश्चित हो, जिनका घनत्व उच्च हो और जिनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता हो और जिनमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। कि वह पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, घनत्व उच्च हो, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता हो और जिनमें संपीड्यता नहीं पाई जाती हो, उन्हें हम कहते हैं ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में हमें इन चीजों को देखना है कि उनका आकार, आयतन निश्चित, आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, घनत्व है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है, संपीड्यता नहीं पाई जा रही है। तो ये सारे गुण जिसमें समाहित हैं उसी को ही हम ठोस अवस्था कहेंगे। कौन सी अवस्था कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। अब ज्यामिति के आधार पर, जो ज्यामिति संरचना होती है, उस ज्यामिति के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो हम ये कह सकते हैं ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर जितने भी ठोस हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। 2 टाइप्स के होते हैं ये, और 2 भाग कौन कौन से होते हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं। ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग है कौन कौन से। नंबर 1 तो होता है क्रिस्टलीय, और नंबर 2 होता है अक्रिस्टलीय। एक भाग क्रिस्टलीय है, दूसरा भाग अक्रिस्टलीय है। एक तो होता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। इन 2 भागों में इनमें बांटा गया है। अब यदि हम बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इन दोनों की यदि हम बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। देखो, नाम क्रिस्टल है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या है, अणु, परमाणु या कैसे आयन। अवयवी, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित तथा नियमित व्यवस्था
में पाए जाते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित तथा नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम कौन से ठोस कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो हीरा है, धातुएं हैं, NaCl है, KCl है आदि। के जो भी हीरा है, धातु है, NaCl है, KCl है, जितने भी यौगिक होते हैं ये यौगिक किस स्थिति में पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में। अब देखो इसकी हम बात करते हैं भाई किस प्रकार से इनको, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं निश्चित और नियमित व्यवस्था की। आपने कहा कि आपके पास में एक अणु है NaCl का। किसका अणु है? NaCl का। ध्यान देना, ध्यान से समझना। मैं Na को मान रहा हूं A, Cl को मान रहा हूं B। निश्चित और नियमित व्यवस्था है। आपने लिखा A B A B A B B A B A B A A B A B A B। अब यहां पर सोच देखो कि A के बाद कौन आ रहा है? B, B के बाद वापस कौन आ रहा है? A, A के बाद कौन आ रहा है? B, B के बाद कौन आ रहा है? A, A के बाद कौन आ रहा है? B, B के बाद A, B, A के बाद B, A के बाद B, A के। तो जो इनका क्रम है वो एक निश्चित पर्टिकुलर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसकी जो व्यवस्था नियमित है कि नहीं है, तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस हम कहते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अनिश्चित तथा अनियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अनिश्चित तथा अनियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम कौन से ठोस कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इन अक्रिस्टलीय ठोसों में जैसे आप एग्जाम्पल की बात करो, अक्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं रबर है, प्लास्टिक है, कांच है आदि। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अनिश्चित तथा अनियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। यदि हम इनकी बात करें कि भाई ये अनिश्चित व्यवस्था में किस प्रकार से हैं और अनियमित व्यवस्था में किस प्रकार से हैं, तो ध्यान देना इधर कि आपने लिखा A A B B B A A B B B A, यहां पर लिख दिया B B A A A B B B B A B B B, यहां पर लिख दिया A A B B A A A A B B A B। अब ये कोई क्रम है, इस क्रम में देखो कोई निश्चित या नियमित है क्या? कहीं पे A कंटिन्यू आ रहे हैं, कहीं पे B भी आ रहे हैं, A आ रहे हैं, B भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं है। और जिनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच जो भी होते हैं इनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित नहीं होते हैं, बाकी इनमें निश्चित और नियमित होते हैं। अब देखो हम दोनों की बात कर लेते हैं, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं और किन कारण को दोनों को भिन्न भिन्न जाना जाता है। तो अब देखो दोनों के अंतर की बात करते हैं हम भाई, इन दोनों में अंतर क्या है। इधर ध्यान देना दोनों के अंतर की, कि सबसे पहले हम दोनों में अंतर की बात करते हैं। यहां पे लिखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस और यह है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक ऐसा अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों विभेद करते हैं कि दोनों को भिन्न भिन्न प्रकार से किस प्रकार इनको जाना जाता है, किस प्रकार से इनको पहचाना जाता है। तो इनमें सबसे पहले यही कहेंगे कि इनका जो क्रम है वह कैसा है, निश्चित और नियमित है और लंबी प्रास की व्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहले इनमें एक चीज हम सबसे पहला बात यही कहेंगे कि ये जो यौगिक होते हैं इनकी ज्यामितीय जो व्यवस्था है अवयवी कणों की वे कैसी है,
निश्चित व नियमित। इनकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसे निश्चित और नियमित है। इनकी ज्यामितीय व्यवस्था है अवयवी कणों की वह है अनिश्चित व अनियमित। दोनों को देख लेते हैं। अनिश्चित अनियमित किस प्रकार से है। ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए। यहां पे कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिसके बाद में ए के बाद में बी आना तो बी आएगा, बी के बाद में ए आना तो ए आएगा। यहां पे क्या होता है ए बी 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 ए। यहां पे बी ए बी बी ए ए। यहां पे लिख दिया आपने ए बी ए बी। यहां पे लिख दिया बी ए बी 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 ए, ये लिख दिया। तो इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं आ रहा है और अनियमित व्यवस्था पाई जा रही है। तो अनियमित व्यवस्था पाई जा रही है तो कैसे होंगे एक्रिस्टलीय ठोस, और नियमित व्यवस्था पाई जा रही है तो कैसे होंगे क्रिस्टलीय ठोस। अब ये एक अंतर हुआ। नंबर 2 बात हम क्या करते हैं कि जो भी एक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो भी आपके पास में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसमें जो पहला यौगिक उसमें पाई जाती है विषम देशिकता। विषम देशिकता, जबकि इनमें पाई जाती है समदेशिकता। समदेशिकता। अब देखते हैं विषम देशिकता क्या होती है, समदेशिकता क्या होती है। देखो विषम देशिकता, समदेशिकता। समदेशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोट्रोपी और विषम देशिकता को बोलते हैं अनआइसोट्रोपी। इसको हम ये भी कह सकते हैं आइसोट्रोपी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं अनआइसोट्रोपिक संख्या दे सकते हैं। तो छोड़ो, इसको अनआइसोट्रोपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आइसोट्रोपी बोलते हैं। विषम देशिकता क्या होती है, समदेशिकता क्या होती है। जैसे आपने ये ज्यामितीय व्यवस्था व्यवस्थित की नहीं की। अब इसमें क्या कहा जाता है, यदि आप इस पर कोई प्रकाश का पुंज गुजारते हो और किसी भी एंगल से प्रकाश का पुंज गुजारते हो और इसकी स्थिति सब में क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है, तो वे क्या है विषम देशिकता। और यदि आप किसी अवयव कणों के मध्य प्रकाश का पुंज गुजारते हो और उसकी सारी दिशाओं में व्यवस्था कैसी आती है, समान आती है, तो वे कैसी होती है समदेशिकता। तो इसको विषम देशिकता बोलते हैं, इसको समदेशिकता बोलते हैं। ध्यान देना, जैसे आपने ये एक ए बी प्रकाश की किरण गुजारी यहां पे, और एक आपने यहां से एक प्रकाश की किरण गुजारी, उसका नाम दे दिया सी डी। क्या नाम दे दिया, सी डी। तो जो ए बी प्रकाश की किरण है, इसके ऊपर देखो, पहले ऊपर क्या था, बी ए बी ए बी ए, नीचे क्या था, ए बी ए बी ए बी। क्या ये इसके समान है, नहीं है, क्योंकि यहां पे पहले बी आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ए बी बिना। अब देख लो इसके बाद में, देख लो, चलो आप इन दोनों को एक ही चीज दे दो, ये ए बी है। अब सी डी की बात करते हैं। सी डी में क्या है, ए ए ए ए ए, नीचे क्या है, बी 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 बी। ये सी डी थी। क्या ए बी और सी डी प्रकाश की पुंज किरणों के रूप समान आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो ये क्या होगी विषम देशिकता। समदेशिकता हम देखो, आपने प्रकाश की किरण ये गुजार दी ए बी, और ये आपने प्रकाश की किरण गुजार दी सी डी। देखना ध्यान से, ए बी और सी डी है। ए बी के रूप में क्या लिखते हैं हम यहां पे, बी ए बी बी ए ए ए ए ए बी ए बी। ये तो कौन सी है, ए बी। यहां पे क्या है, ए ए बी बी, नीचे क्या है, बी बी ए ए। ये सारी चीजें समान है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से हम विभेद नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगी आपकी समदेशिकता। तो समदेशिकता और विषम देशिकता के बारे में ये ध्यान रखना कि समदेशिकता क्या है, विषम देशिकता क्या है। अब समदेशिकता और विषम देशिकता के बाद में हम अगले बिंदु की बात करते हैं कि इनमें अगला क्या अंतर पाया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। समदेशिकता और विषम देशिकता के बाद में करते हैं हम कुलेन वक्र नंबर 3, उसको बोलते हैं हम शीतलन वक्र। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में जो शीतलन वक्र होता है वह होता है असतत। कैसा होता है, असतत।
इनमें जो शीतलन वक्र होगा वह होगा असतत, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र कैसा होता है? सतत होता है। कारण क्या है? ये ग्राफ बनाते हैं, ये तो लेते हो टी आप ताप और ये लेते हो टी टाइम समय। यदि किसी निश्चित समय पर निश्चित ताप में गिरावट आती है तो वह इस प्रकार से गिरावट आती है, एक समान गिरावट नहीं आती है, तो उसका वक्र कैसा होता है? असतत। और यदि किसी निश्चित ताप है आपके पास में और निश्चित समय दे रखा है, निश्चित समय पर यदि एक समान रूप से गिरावट आती है, लगातार कंटिन्यू जो गिरावट आती है वह कैसे हो गई? सतत। ठीक है, तो ये तो क्या था? असतत और ये क्या था? सतत। तो ये होता है इनका शीतलन वक्र, यानी जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र क्या होता है? हमेशा सतत होता है। कैसा होता है? सतत होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गलनांक की। तो गलनांक में हम ये कह सकते हैं नंबर 4 में कि क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक होता है वह अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। गलनांक अनिश्चित होता है। गलनांक कह सकते हैं हम कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक कैसा होता है? निश्चित होता है। ये हमें ध्यान रखना कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनमें गलनांक अनिश्चित रहेगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक निश्चित रहेगा। अब गलनांक अनिश्चित और गलनांक निश्चित के बाद में हम बात करते हैं विदलन का गुण। विदलन के गुण में क्या होता है कि क्लीवेज क्या होता है, विदलन क्या होता है। तो यदि हम विदलन की बात करें, भाई विदलन किस प्रकार से होता है, तो नंबर 5 विदलन। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं इनमें विदलन का गुण, जो इसको काटते हैं किसी शेप से, काटने के बाद में जो दिखाई देता है, यह विदलन का गुण स्पष्ट पाया जाता है। इनमें जो विदलन का गुण होता है वह कैसा होता है? विदलन का गुण स्पष्ट होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण स्पष्ट नहीं होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि विदलन, यदि आपके पास में कोई नमक का टुकड़ा है बड़ा सा और उसको आप काट रहे हो तो उसकी सतह एक सीधी सी स्पष्ट रूप में दिखाई देगी, जबकि जैसे इसमें आपने रबर लिया या प्लास्टिक को लिया, उसका विदलन करते हो तो वह किसी निश्चित हिस्से से नहीं टूटता, उसका विदलन निश्चित नहीं होता है। अब विदलन हो गया कि विदलन का गुण इसमें स्पष्ट पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण होता है कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके नंबर 5 के जो भी 6 नंबर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। कौन से ठोस कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं इनको, कि ये वास्तविक ठोस है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम आभासी ठोस कहते हैं। कैसे ठोस कहते हैं? आभासी ठोस, या इसका दूसरा नाम है वह है सूडो ठोस। सूडो का मतलब है मितव्ययी यानी झूठे, मितव्ययी यानी झूठे, इनको आभासी या सूडो ठोस भी कहा जाता है। अब इसके बाद में एक नाम और भी आता है यहां पे, इनको हम अति शीतत द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अति शीतत द्रव्य। अति शीतत द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इनमें प्रास होता है, फैलने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनको अति शीतत द्रव्य कहते हैं। अति शीतत द्रव्य के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज से हजारों वर्ष से जो पुराने मकान या महल हैं, उन मकानों में जो कांच की खिड़कियां लगी हुई है, या उन कांच की खिड़कियों में लगा हुआ कांच है, उसको यदि हम देखते हैं कि वह कांच लगातार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ रहा है, और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण क्या होता है कि उस कांच का जो ऊपरी भाग होता है, उस खिड़की के कांच का ऊपरी भाग है वह पतला हो जाता है, नीचे वाला भाग कैसा होता है? बड़ा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और ऊपरी भाग पतला हुआ, नीचे वाला भाग क्या हुआ? मोटा हुआ। तो धीरे धीरे उसमें क्या है? प्रास वाग नहीं है, उसमें बेहाग नहीं हुआ। बेहाग के कारण क्या होगा? नीचे वाला भाग मोटा हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया? पतला। तो उसी को क्या कहते हैं? अति शीतत द्रव्य कहते हैं। कि इनमें ये द्रव्य के समान होता तो ये द्रव है, लेकिन द्रव जितना बहने का गुण पाया नहीं पाया, बहुत ही धीमी गति से ये बहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अति शीतत द्रव बोलते हैं। द्रव जितना तेज गति से नहीं बहता, बिल्कुल धीरे धीरे गति से बहते हैं, इसको खूब लंबा समय लगता है, इसीलिए इसको अति शीतत द्रव के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पास में अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर थे। बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों में कोई 4 अंतर लिखिए, कोई 5 अंतर लिखिए। इसके अलावा आपको विषमदेशिकता, समदेशिकता पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको वास्तविक ठोस किसे कहते हैं, या आभासी या झूठे ठोस किसे कहते हैं, या सूडो ठोस के नाम से भी इनको हम जानते हैं, या अति शीतत द्रव्य क्या है। इन चीज़ों को हमें पहचानना था। ये आपके पास में इनका इस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं, इन प्रकार से आप इनको जान सकते हो। तो ये होते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बाद में जो आपका आता है
है कि क्रिस्टलीय ठोसों का हम वर्गीकरण करते हैं, और क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की हम बात करते हैं किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। चलो अब हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है वह कणों की प्रकृति या बंधन बलों के आधार पर किया गया। तो हम यहां पे लिख देते हैं कणों की प्रकृति या बंधन बलों के आधार पर, कणों की प्रकृति या बंधन बलों के आधार पर कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है वह कणों की प्रकृति या बंधन बलों के आधार पर किया गया है, और इस आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कि कणों की प्रकृति या बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और इस आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि हम 4 भागों की बात करते हैं, पहला भाग आता है आणविक ठोस, नंबर 2 आता है आयनिक ठोस, नंबर 3 आता है धात्विक ठोस, और नंबर 4 आता है सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, इन चारों ठोसों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। अब देखो यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले यदि हम आणविक ठोस की बात करें, आणविक ठोस क्या होते हैं कि जिनमें अवयवी कण होते हैं वे कैसे होते हैं? अणु होते हैं। कि जिनमें हम ये कह सकते हैं कि जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं, अणु होते हैं, उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोसों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इन 3 भागों में फर्स्ट भाग है वह है अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 2 पार्ट है वह है ध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर 3 है वह हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोसों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा कौन सा है? ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा कौन सा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस हम ये कह सकते हैं कि वह आणविक ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य, वह आणविक ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य वान डर वाल बल, कौन सा बल? वान डर वाल। वह आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य वान डर वाल बल, या दूसरा क्या नाम कह सकते हैं इसको? परिक्षेपण। वान डर वाल बल या परिक्षेपण बल पाया जाता है, उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे N2 है, H2 है, इस प्रकार के जितने भी आपके पास में गैसें होती है।
अध्रुवीय आणविक ठोस कि वह आणविक ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल या परिक्षेपण बल पाया जाता है उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और इनमें जितने भी गैसें हैं N2, H2, O2 लिख सकते हो आप। इसके बाद में आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं कि वह आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है कि वह आणविक ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। कौन से ठोस कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में आप ऐसे लिख सकते हो एग्जांपल में HCl है, HBr है आदि। HCl, HBr आदि। अब इसके बाद में कौन से आते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उन्हें हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो NH3 है, यूरिया है आदि। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि अवयवी आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल या परिक्षेपण बल पाया जाता है उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे O2 है, N2 है, H2 आदि। ध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है उन्हें हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। HCl, HBr आदि। उसके बाद में था हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के बाद में आपके पास में जो अगला यौगिक आता है वह आता है आयनिक ठोस। कौन सा आता है? आयनिक ठोस। अब जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस की हम बात करते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। अब अवयवी कण के आयन की बात करते हैं। आयन में आप ये कह सकते हो या तो ये क्या होंगे? धनायन या क्या होंगे? ऋणायन। जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, धनायन या ऋणायन होते हैं, उनको हम कौन से ठोस कहते हैं? आणविक ठोस। और इन आयनिक ठोसों में बल पाया जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं और उनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अब यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल तो पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर यहां से क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि आयनिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि गलित या द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि आयनिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जितने भी आयनिक ठोस हैं, ठोसों में विद्युत का क्या होता है? कुचालन होता है। और द्रवित अवस्था में ये आयनित क्यों होते हैं कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी आयनिक ठोस है वे ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालन करते हैं, लेकिन जब ये द्रवित अवस्था या गलित अवस्था में जाते हैं तो इनके आयनिक बंध है वे क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने के कारण इनके आयन क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के कारण ही ये द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत का सुचालन दर्शाते हैं। अब इसमें जो आयन के रूप में जैसे आपने लिख दिया, इसमें एग्जाम्पल NaCl लिख दिया, KCl लिख दिया, तो ये आयन के रूप में होंगे धनायन, ऋणायन, धिनायन, ऋणायन के रूप में। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोस की। किसकी बात करते हैं? धात्विक ठोस की। कि धात्विक ठोस में होंगे कि जिनमें अवयवी कण धातु के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? धातु के रूप में। उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। कि इसमें हम कह सकते हैं कि जिनमें अवयवी कण धातु के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? धातु के रूप में, या धातु के रूप में, समुद्र के रूप में पाया जाता है, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हो Cu, Pt, Au, जितनी कोई सी भी धातु है आप वह धातु लिख सकते हो। और इसके मध्य जो बंध पाया जाता है वो होता है धात्विक बंध।
धात्विक बंध। कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं, और इन धात्विक ठोसों के मध्य जो बंध पाया जाता है उसको हम धात्विक बंध, या दूसरा क्या नाम लिखते हैं? अंत प्रमाणवीय बंध। अंत प्रमाणवीय, इसके रूप में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में आता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस ऐसे यौगिक जिनमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान है, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक जाल, एक श्रृंखला, कि एक लंबी श्रृंखला के रूप में, यानी ये जाल के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। कौन से ठोस कहते हैं? नेटवर्क ठोस। कि सहसंयोजक ठोस वह ठोस होते हैं जो एक जाल के रूप में यानी लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उनको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और नेटवर्क ठोस के बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वह सहसंयोजक प्रकृति का पाया जाता है। तो आपको ग्रेफाइट को याद रखना है कि अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, जबकि बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं। यह था आज के लिए आपका टॉपिक। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहां तक आप एक बार कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ना, समझना और साथ साथ नोट्स बनाना। किसी प्रकार का कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। धन्यवाद।